तो ये बात तो सबको अंडरस्टूड ही है कि जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं या फिर जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको तो इटर्नल्स मूवी के बारे में पता ही है कि उसके अंदर क्या होने वाला है और उसका स्केल कितना बड़ा होने वाला है। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो लोग बेचारे गारों के अंदर सो रहे थे, उनको नहीं पता कि एमसीयू क्या है, या फिर वो जो सीजनल फैंस होते हैं जिन्होंने सिर्फ आखिरी बार एवेंजर्स एंड गेम देखी थी और अपने आप दोस्त के पीछे लगे हुए कि यार चल इटर्नल देखने चलते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या देखूंगा। तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए होने वाली है। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इटर्नल मूवी को देखने से पहले आपको किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और इस वीडियो के जरिए आपको इटर्नल्स के बारे में, उसकी कॉमिक हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, जिसके जरिए आपको मूवी देखने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी अपने दोस्त को उंगली किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लोगों के दिल में यह आता है कि आखिरकार ये इटर्नल्स है क्या चीज़। मतलब ये मूवी का नाम तो है, लेकिन ये कॉमिक्स में क्या चीज़ है। लोग सबसे पहले आपसे यही सवाल करेंगे जब आप उनको इटर्नल देखने के लिए कहेंगे। तो इटर्नल्स बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर होने वाली एक रेस का नाम है। अब इस सब की कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही ज़्यादा लाखों सालों पहले, और हमें बताया जाता है कि जब अर्थ के ऊपर ह्यूमंस नहीं हुआ करते थे, सिर्फ एप्स घुमा करते थे। और जिस तरह से हमने डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ा है कि जिस तरह से एप्स को जो है आगे जाके इवॉल्व करके इंसानों के अंदर बदल दिया गया था, वो वक्त के साथ बदलते गए। तो मार्वल में जो है एवोल्यूशन की थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया गया है। उसमें होता कुछ इस तरीके से, अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक गॉड्स आते हैं जिनको सेलेस्टियल्स के नाम से जाना जा रहा होता है, और वो यहाँ पे आके उन 300 बंदरों को उठाते हैं और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं अलग अलग तरीके के, जिसके अंदर से उन 3 बंदरों के अंदर बदलाव आता है और वो 3 अलग अलग स्पीसीज के अंदर बढ़ जाते हैं, जिसमें से एक होते हैं डिविएंट्स जो कि बहुत ही खतरनाक और मॉन्स्टर्स किस्म के दिखने वाले लोग होते हैं। उसके बाद जो दूसरे होते हैं वो होते हैं इटर्नल्स, और इटर्नल्स बेसिकली बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले होते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है, उनके पास कॉस्मिक एनर्जी को चैनल करने का एक्सेस मौजूद होता है, और वो इमोर्टल्स होते हैं क्योंकि उनको मारना एक तो बहुत ही मुश्किल काम है, और अगर कोई किसी तरीके से उनको मार भी देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास एक ऐसा मशीन मौजूद है जिसके अंदर वो जाके दोबारा रीबॉर्न होके आ जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरी स्पीशीज थी वो किसी और की नहीं बल्कि ह्यूमन की थी। तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से बताई जाती है कि ये सब जो है स्पेस गॉड सेलेस्टियल्स की वजह से हुआ है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सेलेस्टियल्स ने तीनों ग्रुप के 100 मेंबर्स को उठा के चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे जो डिविएंट्स थे उनकी पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती थी और वो कुछ महीनों कुछ दिनों के अंदर ही जो लाखों करोड़ों हो गए। वहीं पर अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो ह्यूमन पॉपुलेशन ठीक उसी तरीके से बढ़ रही थी जिस तरह से आज बढ़ती है। लेकिन अगर वहाँ हम इटर्नल्स की बात करें, चूंकि वो 100 इटर्नल्स थे, तो इस बात को अकॉम्प्लिश किया गया था कि इटर्नल्स जो हैं वो आगे ब्रीड नहीं कर सकते हैं, मतलब उनके बच्चे वगैरह नहीं हो सकते हैं। बस जो 100 इटर्नल्स बना दिए गए हैं वही 100 इटर्नल्स रहने वाले हैं और वो आगे अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेलेस्टियल्स का जो सबसे बड़ा गोल होता है इटर्नल्स को यहाँ पे छोड़ने का, वो ये होता है कि डिविएंट्स की क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और वो इंसानों के मामलों में दखल देना शुरू कर चुके होते हैं, उनको अपना गुलाम बना लेते हैं। तो इसलिए सेलेस्टियल जो है वो इटर्नल को एज अ सिक्योरिटी गार्ड अर्थ के ऊपर छोड़ के जाते हैं ताकि जब भी उनके पास डिविएंट का कोई खतरा सामने आए तो वो उसको वो फेस करें। और इसी वजह से सेलेस्टियल्स ने उनको ये ऑर्डर दिया था कि वो डिविएंट के हमले के अलावा किसी और चीज़ के अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। और यही वजह जिस वजह से हमारे पास अगला सवाल ये आता है कि आखिरकार इटर्नल्स मौजूद थे एमसीयू के अंदर, तो इतने टाइम से वो कहाँ थे। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि कॉमिक्स में इनकी कुछ इस तरह से हिस्ट्री बताई गई है कि सेलेस्टियल्स जो है इनके गॉड, वो लोग उसको मानते हैं और उनके ऑर्डर्स को ये बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। अगर सेलेस्टियल ने कह दिया है कि उनको ह्यूमंस के मामले में इंटरफियर नहीं करना है तो चाहे कुछ भी हो जाए, अर्थ बर्बाद भी क्यों ना हो जाए, वो इंटरफियर नहीं कर सकते हैं जब तक कि डिविएंट उसमें मौजूद ना हो। अब इस मूवी के ट्रेलर को देख के और उसके पूरे के पूरे प्लॉट को देख के ऐसा लग रहा है कि ये खतरनाक किस्म का इवेंट हुआ है इमरजेंस नाम का, और ये पता चल रहा है कि ये सारे के सारे उन स्नैप्स की वजह से हुआ है जो कि एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के अंदर बजी थी। और अब कुछ ऐसा होने लगा है जिस वजह से यहाँ पे डिविएंट की पॉपुलेशन अचानक बढ़ गई और वो निकल निकल के सामने आ रहे हैं, और इसी बात को मजबूर करा है कि इटर्नल्स दोबारा इतने सदियों के बाद छुप छुप के कहीं ना कहीं से निकल कर आ रहे हैं। इसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करें जो कि इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है, वो म्यूटेंट का है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फॉक्स स्टूडियोज के जो है राइट्स एमसीयू के पास आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने एक भी म्यूटेंट का जिक्र किसी भी प्रोजेक्ट या मूवी के अंदर नहीं सुना। हमें सुनने में ऐसा आया था कि ब्लैक विडो मूवी के अंदर जो उर्सा मेजर का कैरेक्टर था वो पहला म्यूटेंट था, लेकिन उसको मूवी में कुछ कंफर्म नहीं किया गया था, वो बिहाइंड द सीन कंफर्म किया गया था। अगर आपने कॉमिक बुक पन्नों के ऊपर नजर डालते हुए चले तो हम इस बात को मान सकते हैं कि शायद म्यूटेंट्स का जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है वो इटर्नल मूवी के अंदर हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि यहाँ पे 3 रेसेस बनाई गई थी, इटर्नल्स, डिविएंट्स और ह्यूमंस। तो उसमें जो ह्यूमन रेस थी उसके पास कोई पावर्स मौजूद नहीं थी, लेकिन सेलेस्टियल्स ने उनके अंदर एक ऐसा जीन छोड़ दिया था जो कि बहुत ज्यादा लाखों सालों के बाद जाके एक्टिवेट होना था, और जब वो जीन एक्टिवेट होता है तो वो कहलाता है म्यूटेंट जीन। तो मार्वल कॉमिक्स में जो म्यूटेंट की वजह है, जिस वजह से म्यूटेंट्स पैदा होते हैं, जिस वजह से म्यूटेंट्स उस
पूरी की पूरी यूनिवर्स का हिस्सा हैं, उसके पीछे भी सेलेस्टियल्स का ही हाथ है, क्योंकि इतने लाखों सालों पहले ह्यूमंस के डीएनए के ऊपर जो है सेलेस्टियल्स ने एक्सपेरिमेंट करा था और उसके अंदर एक जीन छोड़ दिया था जो कि लाखों सालों के बाद जाके एक्टिवेट हुआ है। तो अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि इटर्नल्स मूवी के अंदर हमें सेलेस्टियल्स को दिखाया जाने वाला है, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट शायद हमें हो सकता है दिखाए जाने वाले हो, तो शायद यही सही टाइम है कि एमसीयू के अंदर म्यूटेंट्स का ओरिजिन भी कुछ इसी तरीके से बताया जाए जिस तरह से कॉमिक्स के अंदर मौजूद है। अब इसके बाद अगर हम अपनी मूवी की बात करें तो ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा सॉलिड होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहली बात जिस मूवी की डायरेक्टर है ज़ोई क्लाव, वो जो एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल डायरेक्टर मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी पहली मूवी के साथ ही जो है ऑस्कर को जीत लिया था और ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, मतलब इनको कोई बहुत बड़ा स्टूडियो जो है अपनी मूवीज बनवाने के लिए नहीं कह रहा होता है, बल्कि ये अपने बजट के ऊपर अपने प्रोड्यूसर्स को ढूंढ के खुद एक मूवी बनाती हैं और उस मूवी ने बेसिकली जो एक ऑस्कर को जीता था। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है और इसी वजह से शायद एमसीयू के अंदर इनको जो हायर किया गया है इस तरह की खतरनाक किस्म की मूवी को बनाने के लिए। अब मैं इस मूवी को खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है। जिन लोगों ने कॉमिक्स को पढ़ा हुआ है वो तो बहुत आसानी से और मजे से इसको समझेंगे, लेकिन जिन्होंने कॉमिक्स नहीं पढ़ा उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो ये एक तरह का चैलेंज होने वाला है डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ के लिए कि वो किस तरीके से पूरे के पूरे इटर्नल्स के मिथोस को पोर्ट्रे करती हैं ऑन स्क्रीन। तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि वो उसको बहुत अच्छे तरीके से कर ही लेंगी, और जो मैंने ट्रेलर्स और उसके फुटेज को देख के लग रहा है उससे मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि ये मूवी एक सॉलिड मूवी होने वाली है। इसके बाद अगर आपका दोस्त नहीं मानता इस मूवी को देखने के लिए तो आपके पास एक और पॉइंट है जो कि आप उसको बता सकते हैं, उसको इसकी कास्ट के बारे में बताओ यार। मतलब यहाँ पे गैमा चैन मौजूद है, एंजेलिना जोली मौजूद है, सलमा हाइक मौजूद है, मतलब समझ रहे हो ना। तो बस और बताने की जरूरत क्या है। खैर जोक्स असाइड, लेकिन इस मूवी की कास्ट जो है बहुत ही ज्यादा औसम है, जिसके अंदर हमें गैमा चैन यहाँ पे जो सर्सी के रोल में नजर आ रही हैं, सलमा हाइक जो कि एक बहुत ही वेल नोन एक्ट्रेस हैं वो यहाँ पे हमें एजेक एज ए इटर्नल्स रीडर नजर आएंगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे इकारिस जो है वो रिचर्ड मेडन प्ले करते हुए नजर आएंगे जो कि गेम ऑफ थ्रोन से काफी ज्यादा मशहूर भी हैं। इसके साथ इन्हीं के भाई मौजूद है जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स में काफी ज्यादा मशहूर हैं, जॉन स्नो के कैरेक्टर से, जो कि यहाँ पे डेन विटमैन यानी कि ब्लैक नाइट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे सबसे बड़ा नाम आता है एंजेलिना जोली का, जो कि एमसीयू के अंदर सबसे पहला डेब्यू कर रही है और डेब्यू के साथ वो एक ऐसा रोल प्ले कर रही है जो कि एक खतरनाक किस्म की गॉडेस है। उनको गॉडेस ऑफ वॉर भी बताया जा रहा है इस पूरी की पूरी मूवी के अंदर, और हम देख सकते हैं कि उनकी पावर्स जो है वो बेसिकली ये हैं कि वो अपनी पावर्स के जरिए कोई भी कॉस्मिक वेपन जनरेट कर सकती हैं। इसके अलावा इसमें गिलगामेश, फेस्टोस वगैरह दूसरे कैरेक्टर जो हैं वो भी बहुत ही ज्यादा औसम है। इसके अलावा यहाँ पे किंगो का जो कैरेक्टर होने वाला है उसको कुमैल नंजियानी प्ले कर रही हैं जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन एक्टर हैं, और इस मूवी के अंदर वो बेसिकली एक बॉलीवुड एक्टर होने वाले हैं। तो ये बात हम दोनों मुल्कों के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, पाकिस्तान या इंडिया दोनों के लिए ही, कि हम दोनों के एक्टर्स को, हमारे कल्चर्स को जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है एमसीयू के अंदर। तो एज अ पाकिस्तानी एंड इंडियन हम दोनों को जो है मिलकर इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए और इस मूवी के लिए हमें इसका हाइप और ज्यादा बढ़ाना चाहिए अपने इर्द गिर्द के लोगों के अंदर। इस मूवी के अंदर जो दूसरी बड़ी चीज होने वाली है वो एक लव ट्रायंगल होने वाला है। तो जैसा कि इसके ट्रेलर्स और फुटेजेस को आपने देख ही लिया होगा तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर सर्सी, इकारिस और डेन विटमैन का जो ब्लैक नाइट होने वाला है उनके दरमियान एक जबरदस्त किस्म का लव ट्रायंगल चलने वाला है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि सर्सी और इकारिस का इस मूवी के अंदर बहुत ज्यादा ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, और उसके अंदर नया जो कंटेंडर है वो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक नाइट है, जिससे सर्सी इस वक्त रिसेंटली रिलेशन के अंदर है। लेकिन अब जैसे ये इटर्नल्स वापस एक बार दोबारा मिलेंगे तो इनके बीच एक तरह की खिचड़ी पकने वाली है। अब अगर हम वहीं से ब्लैक नाइट के कैरेक्टर के ऊपर बात करें तो यहाँ पे भी आपका सवाल आएगा कि ये कैरेक्टर कौन है। तो बेसिकली ये कॉमिक्स के अंदर कोई इतना ज्यादा खास कैरेक्टर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आइकॉनिक कैरेक्टर आप इसको जरूर कह सकते हैं, जिसके पास एक एवरी ब्लेड होती है और उसके जरिए ही उसको सारी की सारी शक्तियां मिलती हैं। इसकी जो सारी की सारी मिथोस हैं वो बेसिकली किंग आर्थर के जमाने में जाके मिलती है, जहाँ पे जादूगर मर्लिन को ये अलग अलग आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं और वो कुछ हीरोज के दरमियान बांट देता है। तो ब्लैक नाइट एक तरह का आप श्राप समझ सकते हैं जो कि डेन विटमैन की पूरी फैमिली के मेंबर्स को मिलता रहता है जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं। लेकिन इस तरह से बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर डेन विटमैन के पास कोई पावर्स नहीं होने वाली ब्लैक नाइट की, बल्कि इस मूवी के जरिए उनको सेटअप किया जाने वाला है एमसीयू के फ्यूचर के लिए। तो अब इंसानों की बात तो बहुत कर ली, अगर हम इटर्नल्स मूवी देखने जा रहे हैं तो हम सिर्फ इंसानों के लिए या ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि कुछ बड़ा देखने के लिए जा रहे हैं, और बड़े से मेरा मतलब है सेलेस्टियल्स, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सेलेस्टियल्स बीइंग्स जो है वो कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ज्यादा ऑसम कैरेक्टर्स हैं, और जब भी वो कॉमिक्स के अंदर आते हैं तो पूरी की पूरी कॉमिक स्टोरी जो है एक अलग ही लेवल पे चली जाती है, क्योंकि वो इमेंसली पावरफुल स्पेस गॉड्स माने जाते हैं। उनको माना जाता है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर जो अलग अलग स्पीसीज का क्रिएशन है वो उन्होंने ही किया है, और इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। इस ट्रेलर के अंदर एक शॉट जहाँ पे जमाया द एनालाइजर जो है वो पूरे के पूरे गैलेक्सी को जो है अपने हाथों के जरिए क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पे हमने देखा कि इसी तरह में अलग अलग शॉट नजर आ रहे हैं जहाँ पे हमने अरशिम द जज देखा और इस तरह के और दूसरे सेलेस्टियल्स देखे जो कि अपने अपने रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पूरे के पूरे सेलेस्टियल्स के बारे में बताया जाने वाला है। हमने सबसे पहली बार सेलेस्टियल्स को जो है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 के अंदर देखा था, जहाँ पे वो इन्फिनिटी स्टोन की मदद से पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। लेकिन अगर सेलेस्टियल्स की असली पावर्स की बात की जाए तो उनको इन्फिनिटी स्टोन की कोई जरूरत नहीं है, उनके पास जबरदस्त किस्म की पावर कॉस्मिक्स मौजूद हैं, और उसी के जरिए वो गैलेक्सीज को बना सकते हैं, उनको बर्बाद कर सकते हैं, किसी को मिटा सकते हैं और किसी को बना भी सकते हैं। तो इस पूरी की पूरी मूवी का जो सबसे बड़ा हाइप इंजन है मेरे लिए वो दरअसल सेलेस्टियल्स होने वाले हैं। अब यहाँ पे जब मैंने सेलेस्टियल्स की बात की है तो हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कॉस्मिक एंटिटीज का।
हम सब जानते हैं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर कॉस्मिक एंटिटीज को बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है और उनकी बेसिकली एक हायरार्की बनी हुई है कि पहले लिविंग ट्राइब्यूनल है, फिर इटर्निटी है, फिर इन्फिनिटी है और इस तरह सो ऑन दूसरी कॉस्मिक एंटिटीज मौजूद हैं। लेकिन एमसीयू के अब तक 10 साल गुजर चुके हैं और 23 मूवी से ज्यादा गुजर चुकी हैं। अलग अलग हम प्रोजेक्ट्स और सीरीज देख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने एक भी कॉस्मिक एंटिटी को नहीं देखा। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक एंटिटीज को दिखाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। वो एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होने वाली है स्क्रीन के ऊपर। अगर हम कॉस्मिक एंटिटी के कुछ करीब किसी चीज़ की बात करें तो वो द वॉचर हो सकता है, जिसको हमने व्हाट इफ के अंदर देखा, और वो अल्ट्रॉन जिसने सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने काबू में ले लिया था। कॉस्मिक एंटिटीज कुछ इसी तरह की होती है कि वो पूरी की पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो अगर बात की जाए कॉस्मिक एंटिटीज के देखने की, तो मुझे यहाँ पे 10% उम्मीद जरूर है कि हम यहाँ पे कोई ना कोई एक छोटी सी कॉस्मिक एंटिटी को जरूर देखेंगे, या फिर हो सके तो हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा कॉस्मिक पूरा का पूरा हायरार्की दिखाया जा सकता है। क्योंकि जब सेलेस्टियल की बात की जा रही है तो कॉस्मिक एंटिटीज को दिखाना इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। और मैं रियली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें शायद लिविंग ट्राइब्यूनल देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोकी सीरीज में उसका ईस्टर एग देख चुके हैं और इससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के अंदर भी हमने स्टाफ ऑफ द लिविंग ट्राइब्यूनल को देखा ही था। तो इसके बाद बात कर लेते हैं इस मूवी के अंदर कौन कौन से कैमियोज आपको नजर आ सकते हैं। अब यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट बात की जाए तो खास यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकल कर नहीं आती है। हम ये एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि एमसीयू के जो पिछले कैरेक्टर्स गुजरे हैं हमें उनका कैमियो नजर आ सकता है, और मोर ओवर हमें यहाँ पे थैनोस का एक यंग कैमियो नजर आ सकता है। क्योंकि अगर आप नहीं जानते तो थैनोस भी जो है वो इटर्नल्स का ही पार्ट होता है कॉमिक्स के अंदर, वो उसी की स्पीसीज से बना है और उसका लिंक जो है बहुत ज्यादा पीछे जाके अर्थ से ही जुड़ता है। तो अब जब यहाँ पे अर्थ की पूरी हिस्ट्री बताई जाने वाली है, इटर्नल्स के बारे में बताया जाने वाला है, तो मुझे लगता है कि शायद थैनोस को भी यहाँ पे जोड़ के हमें दिखाया जाने वाला हो। और हो सकता है कि हमें यहाँ पे थैनोस का वो वर्जन नहीं जो हमने एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा था, बल्कि शायद वो वर्जन देखने को मिले जो कि काफी ज्यादा जवान हो और इस वक्त इतना ज्यादा ईविल ना बना हुआ हो। इसके अलावा यहाँ पे रूमर सुनने में ऐसे भी आ रहे हैं कि यहाँ पे हमें थैनोस के भाई एरोस को भी दिखाया जाने वाला है और उसको जो एक बहुत ज्यादा मशहूर एक्टर यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। और ये रूमर मैं आपके साथ शेयर करके स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि ये रूमर बहुत ज्यादा ट्रू हो, काफी ज्यादा जगहों से इसकी कंफर्मेशन आ चुकी है। लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इस मूवी के अंदर हमें 1 से 2 जबरदस्त किस्म के कैमियोज देखने ही वाले हैं। अब कैमियोज की बात कर लिए तो उसके बाद हम चलते हैं अपने पोस्ट क्रेडिट सीन की तरफ, क्योंकि हम एमसीयू फैन के लिए तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और खासकर अगर आपने वेनम का पोस्ट क्रेडिट सीन देखा है तो आप जानते हैं कि पोस्ट क्रेडिट सीन्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होते ही जा रहे हैं। तो हमें डायरेक्टर क्लोई ज़ाओ के जरिए ये बताया गया है कि इस मूवी के अंदर भी 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स होने वाले हैं, और उन्होंने इस बात को भी कंफर्म किया है कि ये दोनों ही पोस्ट क्रेडिट काफी ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो मुझे तो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि हमें शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाए इन पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। शायद कोई बहुत ही बड़ी कॉस्मिक एंटिटी गैलेक्टस टाइप या ऐसा कुछ देखने को मिल जाए, या फिर इसका सीधा सीधा कोई ऐसा लिंक बन रहा हो जिसके जरिए हमें ये पता चल पाएगा कि इटर्नल्स अगली मूवी में कहाँ आने वाले हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज 2 जो है उसके अंदर हम इटर्नल्स को रिटर्न करते हुए देखेंगे ही, सारे नहीं तो कुछ इटर्नल्स को तो जरूर हम देख सकते हैं एमसीयू के दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर क्रॉस ओवर करते हुए। सो गाइस, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और खास कर ये अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा जो कि आपके साथ इटर्नल्स देखने के लिए नहीं जा रहे हैं और वो जिद कर रहे हैं कि उनको कुछ भी नहीं पता है। तो अब उनको बोलो कि भाई ये वीडियो देखो और सब कुछ समझ लो इटर्नल्स के बारे में एक ही वीडियो के अंदर, और सीधा सीधा मूवी देखने के लिए चलो, क्योंकि मूवी बहुत अच्छी होने वाली है। खैर मुझे तो ऐसा ही लगता है। खैर आप लोग मुझे अपनी थॉट जो है कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा कि आप इस मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स और एमसीयू के हवाले से वीडियोस बनाता ही रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप इटर्नल्स के टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो मैं अपने चैनल के ऊपर ऑलरेडी इटर्नल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, उनके अलग अलग स्टोरीज कवर कर चुका हूँ, जिनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उनको भी चेक करके एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ तक आए गए हो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं अपने कॉमिक्स और मूवीज के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के फैक्ट शेयर कर रहा होता हूँ, और चैनल की जो भी छोटी मोटी अपडेट्स होती है मैं पहले वहीं पे शेयर करता हूँ। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल आइकन दबाते हुए जरूर जाना। सो गाइज, दिस इज पी टैगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।